हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से मिल रहे हैं। जॉन दयाल साहब एक लंबा तजर्बा है। इजराइल फ़िलिस्तीन उस इलाके को खुद कई बार देखा है। एक विदेश में पत्रकार कैसे काम करता है वो भी आपका तजर्बा है। कैसे जंग कवर की जाती है वो भी तजर्बा है। तो अब से पहले भी आपने जॉन दयाल साहब को हमारे चैनल पर देखा होगा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी एनालिसिस रखते हैं, हालात को समझते हैं। और अब हम सीधे उनसे दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहेंगे आज। एक तो ये कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें दो मेजर हिस्से हमास और हिजबुल्लाह, इसमें लीडरशिप की दो पीढ़ियां एक तरह से खत्म कर दी इसराइल ने। यानी हमास के इस्माइल हानिया पहले तेहरान में, उसके बाद याहिया सिनवर, उधर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह और उनके बाद हाशिम सैफुद्दीन। इन कम से कम दो लोगों का दो लोग अहम इनका कत्ल हो चुका है, शहीद हो चुके हैं। और जो फौजी ऑपरेशन चलाने वाले लोग हैं उसमें भी सीनियर काफी लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अब एक बिल्कुल ताजा खबर आई है। जेरूसलम पोस्ट में यूएई के एक जर्नलिस्ट हैं, सालिम अल कितबी। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है इजराइल आयतुल्लाह खामेनाई को भी कत्ल कर दें, शहीद कर दें। तो ये एक सिलसिला है जो अभी नजर आ रहा है। उधर इजराइल जंग क्यों बंद नहीं कर पा रहा, हालांकि हर तरफ से घिरा हुआ है? क्या अमेरिका की मदद से वो बाकी रह सकेगा, बच सकेगा? जिस तरह से गाजा में नाकामियों के बाद अब वो लेबनान में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, अभी तक की खबर यह है, हिजबुल्लाह का कहना है कोई एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सकी है इजरायली फौज। और मुसलसल इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं, जाहिर है हिजबुल्लाह के लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब यह जंग किस तरफ जाएगी? 13 महीने हो गए और यहां आकर के पहुंच गया। दोनों को ऐसा लगता है कि हमारे वजूद का मामला है। इजराइल अपने नाजायज वजूद को बाकी रखना चाहता है, फिलिस्तीनी अपना हक हासिल करना चाहते हैं। कहां बात पहुंचेगी? क्या अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले कोई सीज फायर हो जाएगा? ये बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो असैसिनेशन का सिलसिला है, कत्ल करने का सिलसिला है लीडर्स को, आपको क्या लगता है कि ये रुकेगा? तो पहले बात तो मेरा ख्याल है आप ही के चैनल पर आप ही से डिस्कशन में बात आई थी कि आयतुल्लाह को खतरा है और वो जानते हैं, और जानने के बावजूद 2 जुम्मे पहले उन्होंने नमाज लीड की और बहुत अच्छा पॉलिटिकल खुतबा किया। तो आज के ज़माने में कोई भी नेता, उसकी जान को खतरा होता है। अरबों रुपया खर्च करते हैं देश, हमारा देश भी, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सेफ रहें। अरबों रुपए के जहाज हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां हैं। कोई पैसे तो पानी की तरह बहाते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वाजिब भी है, क्योंकि कुछ हद तक लीडर ऑफ द नेशन, जो देश है, उसका मोराल, उसका दिल कितना तगड़ा रहेगा, कितना उसका गुर्दा कितना स्ट्रांग रहेगा, उसका एक तरीके से जिम्मेदार रहता है। मगर देश में, चाहे वो रिपब्लिक हो या थियोक्रेसी हो, एक आदमी पर देश नहीं बनता। महात्मा गांधी आए, हिंदुस्तान की आजादी लीड की और चले गए, और उनके कदमों के ऊपर चलते हुए और नेता आते गए, एक के बाद एक के बाद एक, पॉलिटिकल सक्सेशन में और अननेचुरल सक्सेशन में भी। इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, मगर देश तो तबाह नहीं हुआ ना उससे। तो जो देश है, कोई भी देश हो,
वो एक आदमी के कंधे पर सवार रहते हैं, मगर आदमी अगर हट जाता है तो दूसरे कंधे आ जाते हैं वहां पे लेने के लिए। तो उसका एक वजूद है। और अगर आप इसको इसका हिस्टोरिकल आप जानते हैं कितने कत्ल, सीजर्स का कत्ल हो जाता था, मगर रोम तब भी चलता गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में देखिए, अभी भी आज की लड़ाई में यूरोप में एक लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में। वहां का जो डेटा है उससे पता लगता है कि रशिया के अलावा इसके के पुतिन के खिलाफ साजिश होती रहती है, रशिया के काफी बड़ी तादाद में जनरल मर रहे हैं। सोल्जर्स तो मर रहे हैं मगर जनरल। और उसका एक जवाब है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि जनरल यूं मर रहे हैं क्योंकि जनरल आजकल जमीन के ऊपर बाकी सोल्जर्स के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं कि मॉस्को में जनरल बैठा हुआ है और उसके जवान 18 साल के लड़के यूक्रेन में मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की डिजिटल की लड़ाई के बावजूद जनरल आते हैं और कुछ मरते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं, कुछ जीत जाते हैं। मगर जो रेवोल्यूशनरी आर्मीज होती है, चाहे वो क्यूबा की रही हो, लैटिन अमेरिका की और जगह की रही हो, यहाँ पर इस सरजमीन में जहाँ पे गाजा और लेबनान है, जो रेवोल्यूशनरी फोर्स है उसमें ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स को मैं कहता हूँ, इनका जज्बा एक और होता है। वो जज्बे से लीडरशिप आती है, लीडरशिप से जज्बा नहीं आता है। अगर आप कहें कि अराफत ने या किसी और ने पैलेस्टीनियंस का जज्बा जगाया, वो नहीं है। जज्बा जगा और उसमें एक लीडर आया आगे और चला गया और फिर और आ गए। तो ये रेवोल्यूशनरी आर्मीज होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं, ये जमीन पे, जमीन के गुस्से में, जमीन के दर्द पर आते हैं, वहां की रियाया के दर्द पर आते हैं। और जब तक आप की रियाया में एक भी आदमी रहेगा, रेवोल्यूशन चलेगा। चाहे उसको उसके पीछे को चलने वाला नहीं हो, जब तक आप उसको नहीं मार देंगे, आप कह नहीं सकेंगे कि यहाँ खत्म हो गया है। यही बात हिजबुल्लाह की है, यही बात हमास की है, और यही बात ईरान की और भी जो रेवोल्यूशनरी स्टेट्स हैं उनकी है, क्योंकि ये किसी और के छतरी के नीचे नहीं जी रहे हैं। ये जॉर्डन नहीं है जिसको बाकी लोगों की जरूरत है। ये यूरोप के, ये यूक्रेन नहीं है जिसको जब तक नेटो सपोर्ट नहीं करेगा, और क्योंकि वो एक जैसे शतरंज का एक होता मोहरा है, यूक्रेन यूरोप की और रशिया की लड़ाई के बीच में सिर्फ एक मोहरा है। जब भी अमेरिका अगले किश्त नहीं आएगी हथियारों की, खत्म हो जाएगा। इसराइल का भी कुछ हद तक याद है, उसका एक जज्बा है, मगर उसकी जो बाकी जिस शान पे वो लड़ता है वो उसकी अपनी नहीं है, किराए की ली हुई है। उसको यूरोप की पॉलिटिकल मदद चाहिए, अमेरिका का पैसा चाहिए, अमेरिका के हथियार चाहिए। अभी अमेरिका के सोल्जर्स कपड़े पहन के नहीं आए हैं, यूक्रेन में तो आए और मर भी गए कुछ, मगर यहाँ पर नहीं आए हैं अभी। और आए हैं तो हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि यहूदियों की डुअल सिटीजनशिप है। इसराइल के भी सिटीजन हैं और अमेरिका के भी सिटीजन हैं। तो कौन सा सिटीजन लड़ रहा है कहना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं और आप कहें कि अमेरिकी सिटीजन भी लड़ रहे हैं, तो हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे, हम सच बोल रहे होंगे। मगर वो इसराइल की फौज में इसराइल के कपड़े पहन के फॉल हुए हैं और वो लड़ रहे हैं वहां पर, मर मर भी रहे हैं काफी तादाद में, क्योंकि इसराइल हर रोज एक दो की किस्त लगा देता है कि आज इसकी शहादत हुई है, कल उसकी शहादत हुई है। और ये तो वो सिर्फ वो बता रहा है जिनके ओहदे हैं, मेजर है, कोई कुछ और है। कितने और बड़े होंगे कौन बता सकता है। तो 3 बातों ने आपकी उसको कहता हूँ, यकीनन आयतुल्लाह का खतरा है, मगर वो ईरान है और आज का ईरान है। आयतुल्लाह ने भी कुछ प्रिकॉशंस ली होगी, उनके पास भी रॉकेट्स हैं, इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं आप। एक बार आपने धोखा दे दिया, उसके बाद हमने कहा था कि आज चाहे मैं हूँ और आप हो, या आयतुल्लाह हो या कोई भी हो दुनिया का, टेलीफोन से बड़ा उसको ध्यान रहता है, क्या टेलीफोन है उसके पास। बुलवा के एक्सपर्ट बुला के दिखवा दिए होंगे सारे फोन, नए फोन आ गए होंगे, नए सारा इलेक्ट्रॉनिक आ गया होगा, ये तो मान के चल रहे हैं। तो आयतुल्लाह को खतरा है, और ऐसा खतरा भी नहीं है कि जब जो भी मर्जी आके मुंह उठा के कुछ कर दे।
खबरें जो आती हैं इसके ऊपर और आप और मैं दोनों जानते हैं, इनके 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, दूसरा होता है लोगों में गलतफ़हमी करना। इन साहब ने जेरूसलम पोस्ट में लिखा है, क्या उसका मतलब है? कोई पढ़ेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा? ईरानी ज़्यादा तैयार रहेंगे या ईरानियंस डर जाएँगे? क्या मोटिव है? ये पॉलिटिकल एनालिसिस करके पता लगेगा। और आज की तारीख में अगर अगर इसकी खबर इज़राइल के अखबार में आ रही है, तो मेरा ख़्याल है ये उनका हौसला अफ़ज़ाई और बाकी लोगों को डराने के लिए है। जी, ये आपने कहा कि मीडिया का काम 2 होते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन देना और गलतफ़हमी पैदा करना यानी प्रोपेगेंडा। तो अभी आपको क्या लगता है जंग अब यानी अब तक आपने काफ़ी हद तक नेतन्याहू के ज़हन को भी पढ़ लिया होगा और जिस किस्म की बातें अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं वो भी समझ में आ रही हैं। लेकिन उससे आगे की बात भी कुछ समझ में आ गई जो पिछले हफ्ते डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी के लिए जिसमें अमेरिका की तरफ से एक तरह से ग्रीन सिग्नल इजराइल को दिया गया है। तो ये कई कई रंग बदलने वाले लोग क्या अब कोई सेंस प्रिवेल करेगी कि जंग रोकने की तरफ जाए या इजराइल के लिए जंग रोकना खुद अपने आप के लिए बिल्कुल ऐसा है कि शेर की सवारी जिसे कहते हैं उससे उतर गए और फिर शायद वजूद को और ज्यादा खतरा हो जाए। क्या क्या कुछ अभी तक आपके समझ में आ रही है? पहले अमेरिका की बात लेते हैं। अमेरिका पिछले 1 साल से उसमें कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन जब दूर की बात थी, बाइडेन ही कैंडिडेट थे, तो 2 भाषाओं में बात कर रहा है हमेशा से ही। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन्स ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कह रहे हैं उन दिनों के बाइडेन कि इज़राइली हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू हद से ज़्यादा बोल रहे हैं। उनको कंट्रोल में रखना है, उनको कंट्रोल में करना है। और दूसरी तरफ हथियार भी जा रहे थे और कभी-कभी ये भी कहते थे कि इज़राइल का हक है, जहाँ पे भी हमला करे। तो इलेक्शन अभी अगले हफ्ते है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन है और हम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन के 1 दिन पहले ईरान पे हमला कर देंगे, उससे इलेक्शन को कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन की वोटिंग चालू हो चुकी है। पोस्टल वोट चालू हो चुके हैं, अर्ली वोटिंग चालू हो चुकी है। अमेरिका में वोटिंग का एक अलग तरीका है, लास्ट डे ऑफ वोटिंग है। फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग तो काफ़ी अब कई दिनों से बराक ओबामा ने परसों अपना वोट दिया। तो वहाँ की जो वोटिंग पैटर्न है, वो चालू है, आज का इलेक्शन भी चालू है, कैंपेन भी चालू है, वोटिंग भी चालू है। तो इसमें आज या कल या परसों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे लड़ाई करे या शांति भी हो जाए। थोड़ी-सी आखिरी की कैंपेन में जो टर्न स्टेट्स हैं इनकी, जहाँ पे आर-पार की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे शायद कुछ फ़ायदा हो जाए या ना भी हो। तो आज की तारीख में इसको अमेरिकी इलेक्शंस में ज़्यादा लिंक करना मेरा ख़्याल है ठीक नहीं होगा। एक बात तो साफ़ है कि इसमें हालाँकि 2 इसके एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर हैं, उस इलाके में, और ईरान के लिए भी उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक महत्व है और हमास और हिज़्बुल्लाह के लिए भी है। मगर अगर मैं और आप कहें कि कल पहले ये हवाई जहाज़ों के थ्रू, पैराशूट के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू अमेरिका की फ़ौजें बूट्स जिसको कहते हैं, या तो गाज़ा में आ जाएँगे या लेबनान में आ जाएँगे। थोड़ा आज की तारीख में कहना मुश्किल है, नहीं आएँगे मेरे ख़्याल से। आप कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले की अमेरिका ने हामी कर दी है। उसके साथ ही ऑलमोस्ट इमीडिएटली उन दिनों भी रशिया ने कह दिया था कि हमारी पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, तो उसका जवाब तो न्यूक्लियर ही हो सकता है। और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमारा इरादा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर नहीं है। ये
तो ये तो एक बात है, और इससे ये साफ है कि ईरान का ऊपर उस तरीके से हमला नहीं होगा जो जवाब कर रहे थे सद्दाम के खिलाफ हुआ था, वो ना, या गद्दाफी के खिलाफ हुआ था। रेजिम चेंज उस तरीके से नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि वो माहौल फर्क था। अमेरिकन बूट्स थे वहां पर, अमेरिका ही लड़ाई लड़ रहा था, और तो कोई लड़ ही नहीं रहा था एक तरीके से। इंग्लैंड उसके साथ आता था हमेशा। तो वो माहौल फर्क था, और आज के माहौल में फर्क है। मैं अभी भी कल परसों की खबरें हैं जो अमेरिका के अंदर के जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि अभी भी ट्रैक 2 चल रहा है और ट्रैक 1 भी चल रहा है, ट्रैक 1 भी चल रहा है। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आजकल इस साल है, अमेरिका में नहीं है, बातें चल रही हैं। किस दिन फॉर्मल बातें चलेंगी आपको हमको पता लगेगा, और वो फॉर्मल बातें जब चलेंगी जब कागज तैयार हो जाएगा। जी जी। क्योंकि अच्छा, आपने डिप्लोमेसी की बात की। अभी 3 दिन पहले ईरान के IRGC के कमांडर ने एक बात कही कि इजराइल में सिंबॉलिकली अटैक, उस किस्म का कोई उन्होंने सेंटेंस यूज किया, जिससे ये हल्का सा ये महसूस हो रहा है कि शायद कोई फेस सेविंग के लिए कुछ मामला तय हो जाए और इजराइल कहीं छोटा मोटा कुछ करके, जैसे इस्फहान में किया था, खुद इस्फहान के लोगों को भी महसूस नहीं हुआ था कि कोई हमला हुआ है, इस किस्म का कोई सिंबॉलिक शायद कर सके। इसके बीच में एक नई बात शुरू हुई जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कई प्रोमिनेंट लोगों को इन्होंने मार लिया, खत्म कर दिया। उसके बाद फिर सीज फायर की बात रिज्यूम करने की बातें हो रही हैं। अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है, 2 दिन बाद ही संडे को मोसाद के चीफ कतर जा रहे हैं, जी, और इसके बीच में कुछ जो डिटेल, जो इनकी इजराइल की ख्वाहिश जो है, कुछ पॉइंट्स वो आए हैं, क्योंकि अभी हमास की तरफ से तो कोई पोजीशन में तब्दीली अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि गाजा में उनकी मर्जी की फिलिस्तीनी अथॉरिटी प्लस सऊदी अरब प्लस UAE ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ये एक ख्याल है उनका, इजराइलियों का। दूसरा ये कि ऐसे सीज फायर हो कि लेबनान का एयर स्पेस में इजराइल को एक्सेस बाकी रहे, यानी वो हिजबुल्लाह को कहीं भी सर ना उठाने दें। और तीसरी बात एक और आ रही है जिसमें इस हद तक भी कहा जा रहा है कि गाजा से सारे फिलिस्तीनियों को खत्म करके हम अपने तरीके से चलाएं और हम ही रहेंगे वहां पर। तो इन बातों के कहने के साथ साथ कोई बातचीत आगे बढ़ सकेगी, कोई उम्मीद लगती है आपको? तो पहले तो जो आपने बातें कही है, इसका इससे भी स्ट्रॉन्ग खंडन आया है। हाँ, अमरीकी और वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इजराइल के जनरल्स समझ रहे हैं कि अगर वो लड़ाई जीत भी जाते हैं, उससे हमास का अंत नहीं होगा, हमास का अंत नहीं होगा, हमास का अंत नहीं होगा। और गाजा का जो लैंड स्ट्रिप है, आप कितना भी उसकी क्लेंजिंग की कोशिश कीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे अपना गवर्नर तैनात कर देंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके होटल ग्रुप्स हैं आके वहां पे बीच के ऊपर होटल बना लेंगे अगले 50 साल में, तो आप गलतफहमी में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उर्दू मीडिया या अरेबिक मीडिया नहीं कह रहा है, ये इंग्लिश मीडिया कह रहा है, यूरोपियन मीडिया कह रहा है, अमेरिकी मीडिया कह रहा है। दूसरी बात है, आपने कहा लेबनान का एयर स्पेस। लेबनान का एयर स्पेस पिछले 50 साल से इजराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि लेबनान की इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं है। अमेरिका की वजह से इजराइल की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। इजराइल एयरक्राफ्ट नहीं बनाता है, उसके एयरक्राफ्ट सारे डोनेशन है अमेरिका के। या वे कह सकते हो कि अमेरिकन एयरफोर्स का एक टुकड़ी को उन्होंने इजरायली एयरफोर्स कहला दिया है। और लेबनान जैसे देशों को आपने भी देखा, लेबनान मैंने भी देखा है, वो हवाई जहाज के अटैक से नहीं खत्म होते हैं ना। वहां पे चाहिए, उस जमीन पर चाहिए टैंक्स, उस जमीन पर चाहिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, और सबसे ज्यादा उस जमीन पर चाहिए लोग, बंदूकधारी बूट पहने हुए लोग जो एक दूसरे को गोली मारते हैं। वो जगह ऐसी है,
साइडर के जंगल है, उबड़ खाबड़ जगह, उबड़ खाबड़ माउंटेनस रीजन है काफी उसका, तो पहले बेका वैली वगैरह 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 आप जानते हैं। सीरिया को भी लेबनान के ऊपर फुल स्केल आप अटैक कर रहे हैं तो सीरिया ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो लेबनान को भी इजराइल नहीं जीत पाएगा, और मेरा ख्याल है उसको उसकी हिम्मत भी नहीं है कि लेबनान को जीतने की कोशिश भी करे। तो वहां से एक रॉकेट आता है, यहाँ से एक और रॉकेट भेज देते हैं या और किसी को बम मार देते हैं। ये बात जरूरी है कि आज के तारीख में इसराइल की इंटेलिजेंस ज्यादा शार्प है, वो लोगों को पिन पॉइंट मार रही है। नहीं, पिन पॉइंट नहीं मार रही है, क्योंकि पिछला जो था वो तो एक तरीके से गलती से ही हो गया था, इनको पता भी नहीं था, बाद में राजनीति की तो पहचानी भी लाश है। अगर पहचानी भी नहीं होती, अगर वो पहले इसराइल की कैद में नहीं होते तो क्या होता, उनके पास सैंपल भी नहीं होता डीएनए का, उनके पास फोटो भी नहीं होती, तो वो कहते कोई भी सोल्जर है और अधेड़ उम्र के हैं, आधी सफेद दाढ़ी है, बस यही था उनके पास ना। तो ये मगर जो तेहरान में अटैक हुआ है बड़ा पिन पॉइंटेड था। ये पिन पॉइंटेड अटैक से इंटेलिजेंस का और कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन का जो बदबू आती है वो थोड़ी सी हमको डिस्टर्ब करती है कि उसका क्या मतलब है। और तीसरी बात यह है कि इसराइल का इंटेलिजेंस भी अमेरिकन सैटेलाइट पे बेस्ड है, तो इसराइल के गुनाहों में अमेरिका को तो आप माफ नहीं कर सकते, तो बात साफ है। क्या सीज फायर में अमेरिका कुछ पेशकश करके कुछ प्रेशर डाल के आए और अपने गुनाहों को एक तरीके से धोने की कोशिश करे, वो देखने की बात है। ये बहुत ही अहम बात है, आपने पिन पॉइंटेड हमलों की बात कही। मैं अभी 2 दिन पहले बेरूत में बात कर रहा था, जिस शख्स से मेरी बात हो रही थी, मैं एक अवामी हालत जानने की कोशिश कर रहा था, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसने बताया कि अब सड़कों पर लोग पहले आमतौर पर वीडियो फोटो ये सब बना लेते थे, लेकिन अब बनाते हुए डरते हैं, इसलिए कि कुछ इजरायली एजेंट जैसे ही कोई यहां मरता है तो यहां से ऐसा ऐसा बताया गया कि यहां से फोटो खींच के फौरन इजराइल भेज दिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कौन मरा, किस हमले में कौन मरा, तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास जाती रहती है। तो ये बहुत ही ग्राउंड से जो चीज आती है तो उसमें जरा लगता है कि हाँ वाकई एक इंफॉर्मेशन आई है। अब ये बताइए कि ये अभी ब्रिक्स समिट हुई है, इसमें फिलिस्तीन के सिलसिले में एक हिस्सा है उनका जो डिक्लेरेशन है, आपको क्या लगता है कि जितना कुछ फिलिस्तीन के लिए या इस जंग को रोकने के लिए बात जितनी जोरदार अंदाज से होनी चाहिए थी, क्या उतनी हो पाई ब्रिक्स में? एक बहुत अहम बात हुई है, और आज के अभी अब जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ घंटे पहले की बात है कि वहां पर हिंदुस्तान ने ब्रिक्स की जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी फिलिस्तीनियों के हक में और इजराइल के अटैक के खिलाफ, उसमें इसकी हामी है। और हिंदुस्तान की हामी, चाहे वेस्टर्न जब ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे कुछ करता है, मगर यहाँ पर बहुत बड़ी हामी है। उसका भी एक अहम बात यह है कि हिंदुस्तान खुद भी चीन से भी संधि करने की कोशिश कर रहा है और रशिया को भी एश्योरेंस दिला रहा है कि हमारी और आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है और रहेगी। तो हिंदुस्तान के फौज का भी काफी हिस्सा रशिया से आता है और हिंदुस्तान की 80% इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आती है। तो अमेरिका के साथ मिलना कितनी भी कोशिश करे, इसराइल के साथ मिलने की कितनी भी कोशिश करे, मगर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के सामने, उसकी गवर्नमेंट के हित में और हमारे देश के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, ये जरूरी है कि आप रशिया और चाइना से ठीक ठाक रिलेशन रखिए, वार्म और जितने क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोज रखिए, ट्रेड रिलेशंस ठीक रखिए, मिलिट्री रिलेशंस ठीक रखिए। और आज के हालात में जब रशिया और रशिया के पीछे चीन और चीन के पीछे नॉर्थ कोरिया, ये हैं ईरान के साथ, तो ये जो आप हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये है बड़ी एक्सेस।
और इस एक्सेस के खिलाफ नेटो या यूएस या इजराइल कुछ फीके पड़ जाते हैं। यानी ये लार्जर एक्सेस है जो इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ सपोर्टिव रोल में खड़ी हुई है। ये बहुत ही बड़ी बात है ऐसे वक्त में जब दुनिया में बड़ी तब्दीली। ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि यूनिपोलर सिस्टम की जड़ें हिल रही हैं। उन्होंने बाकायदा फाउंडेशन क्रम्बलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इस क्रम्बलिंग फाउंडेशन के साथ अमेरिका, अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम तो इजराइल की पूरी खिदमत करेंगे, उनके साथ हम उनकी सपोर्ट करेंगे। ये एक बैलेंस ऑफ पावर जो बदला है ईरान के खड़े होने के बाद और उसके साथ लाइक माइंडेड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रीजन में और बड़े एक्सिस का जिसका आपने अब जिक्र किया, इसके साथ कहीं अमेरिका उस एग्रेसिव टोन को बाकी रख सकेगा जो उसका हमेशा रहता है। दूसरों को गुलाम ही देखना चाहता है, दूसरे मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। नहीं तो फिलिस्तीन मसला क्या है? फिलिस्तीन एक कब्जा करके और वहां से सब कुछ खींच लेना और अपना एक बदमाश वहां पर बिठा देना, यही तो है। और अब इस पूरे इलाके के कई मुल्क, यानी मैप बिल्कुल बदल चुका इस 40 साल में। क्या हम सोच सकते थे यमन, इराक, सीरिया तो किसी हद तक ईरान के साथ था। इतनी बड़ी तब्दीली हुई है तो क्या ये तब्दीलियां और आगे नहीं बढ़ेंगी? क्यों ना बढ़े। आपने ट्रंप की बात कही है। ट्रंप से अगर किसी को खतरा है तो अमेरिका को खतरा है। क्या उनके स्टेटमेंट पिछले दिनों कह रहा है डिबेट में, उसके बाद खून की नदियां बह जाएंगी अमेरिका में, ये कह रहे हैं खून की नदियां बह जाएंगी, हम बंदूक की नोक के ऊपर लोगों को यहां से निकालेंगे। ये कोई जुबान होती है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मैंने पहले भी कहा है, वाइट क्रिश्चियन मेल वो मान सकते हैं कि उनके साथ है, और कोई उनके साथ अगर है तो किसी और मजबूरी से है, नहीं तो नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि डेमोक्रेट्स किसके दोस्त होते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप से तो अच्छे होते हैं, कहना है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे हैं, मगर आपके जो एक्शन है या इनएक्शन है वो एक तरीके से नाप सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि अगला कमला हैरिस आज ये कहे कल क्या कहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का आप ये नहीं कह सकते सुबह उन्होंने क्या कहा शाम को क्या कहेंगे, जो मुंह में आया बक देते हैं और वो अपने हाथ यूं करके बक देते हैं। तो ये अमेरिका का हाल है। आपने एक हल्के से एक बात कही थी, मैं उसको करता हूँ। ये 40 साल में गोर्बाचेव के करने के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद, रशिया आने के बाद, रशिया स्टेबलाइज कुछ हद तक हो चुका है 40 साल में। और ये जो चाइना रशिया की संधि है, ये इसने एक हौसला दिया है, एक सांस लेने की इजाजत दी है अफ्रीका के बहुत देशों को। हम भूल जाते हैं कि दुनिया सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं है, सेंट्रल अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, जहाँ पे अमेरिका के चमचे हैं, मगर इतने बड़े चमचे नहीं है वो। वियतनाम अमेरिका से इकोनॉमिक बड़ी दोस्ती है आजकल, उसकी बड़ी दुश्मनी थी मगर इकोनॉमिक ट्रेड में दोस्ती है, मगर पॉलिटिक्स में अपनी इंडिपेंडेंस रखता है वो। उसकी चाइना के साथ भी संधि है। तो ये जो छोटे देश हैं, और इसमें मैं हिंदुस्तान को भी मानूंगा, क्योंकि हमारी सरकार कुछ भी बकले, मगर ओवरऑल जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सरमाएदार हैं, उनके भी देखने, उनके बच्चे चाहे अमेरिका में पढ़ते हों, मगर उनकी फैक्ट्रीज, उनके खेत खलिहान, उनकी माइंस तो अफ्रीका में है ना। उनका पैसा अफ्रीका से आता है, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। तो ये जो सब चीजें, इससे ओवरऑल, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उसको हौसला मिलता है। और इस तरीके से वो ठीक ही कह रहे हैं कि यूनिपोलर अगर समझ रहे थे रशिया के पैदा होने से और सोवियत यूनियन के फटने से, तो वो बात गलत है। और ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ मंगोल देश हैं, ये भी, इनकी भी ताकत है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनके पास,
सबसे बड़ा रॉकेट का अड्डा रशिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। रशिया के किसी जमाने में सोवियत यूनियन में था, और उसके पड़ोस के देश में है। तो ये चीजें अपने आप में महत्व रखती हैं। और आप सकते हैं कि अगर मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मेरे को, क्योंकि अपना जानकार भी मेरे को काफी है, और अपने बच्चे कब कैसे रहेंगे उसका भी मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो मैं तो शांति के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इस वास्ते मैं फिर कहता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई भी मेरा ख्याल है उसके लिए उसके हक में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल आखिरी सवाल, आप अमेरिका के इलेक्शंस पर काफी नजदीक से नजर रखे हुए हैं, आपसे एक दो बार काफी तफसील से भी बात हुई है। अब आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन जीतने की सी हालत की तरफ नजदीक है? उनके पोल्स हर रोज हो रहे हैं, हम्म, सुबह शाम अनऑफिशियल पोल हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, वोटिंग्स, अर्ली वोटिंग्स, पोस्टल वोटिंग्स सब चालू हैं। और ये पोस्टल वोटिंग्स बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, उन जगह जहाँ पे बर्फ आ जाएगी, उन जगह जहाँ पे तूफान आ जाएगा, जो भी किसी तरीके से कहते हैं कि हम नवंबर में वोट नहीं दे पाएंगे, उनको हक है कि आप जाके वोट दे दीजिए। उससे कुछ जो स्टेटस को है उसको एक तरीके से हौसला मिलता है। बराक ओबामा, उसकी बेगम साहिबा, क्लिंटन, ये जो नामी कामी आदमी थे, वो हैरिस की तरह पूरी तरीके से उसके लिए जी जान से लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी जान से लड़ने वाला एक ही आदमी आया है, और वो है इलॉन मस्क, जो ट्विटर चलाता है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है और रॉकेट बनाता है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है भैया, वो रॉकेट बना रहा है। उसका पार्टनर कौन है? अमेरिकी फौज। उसका पार्टनर कौन है? नासा। वो क्या चाहता है कि उसका दलाल प्रेसिडेंट बने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो मगर और बताइए, कौन पॉलिटिकल फोर्सेस, कौन फिलोसॉफिकल फोर्सेस, कौन रिटायर्ड जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोले हैं? तकरीबन वही रिश्ता नजर आ रहा है जैसे हमारे मोदी जी का और अडानी साहब का, ऐसे ही ट्रंप का और एलन मस्क वाला रिश्ता नजर आ रहा है। देखिए, एलन मस्क चाहता बहुत है ही कि वो अदानी बने, आज की तारीख में नहीं है। वो चाहता है कि हाँ, प्रेसिडेंट उसकी उंगली पे घूमे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूंजीपति जो है वो दुनिया भर में कोशिश यही करते हैं कि हुकूमतें उनकी मर्जी की हों और उनके हिसाब से काम करें। हमारे यहाँ मोदी जी तो कई मुल्कों में जब जाते हैं तो अडानी को साथ ले जाते हैं, या सौदे से तय करके आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब, आपने कई पहलुओं को काफी नजदीक से टच किया। खासतौर पर आयतुल्लाह खामेनेई की जान को खतरा है, लेकिन वो भी बहुत एहतियात कर रहे होंगे, और प्रोपेगेंडा भी होता है और इंफॉर्मेशन भी होती है। इस जंग में बहुत सी मैंने खबरें ऐसी इकट्ठी की हुई हैं, बहुत लोगों को कई बार मैंने एपिसोड भी दिखाए हैं कि मीडिया का क्या क्या रंग है, कैसे कैसे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इजराइल के लिए। अरब मीडिया अपना काम कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो पर इजरायली फौजें गाजा में भी और लेबनान में भी बहुत परेशानी से गुजर रही हैं। जीत हार का तो ऐलान होने वाला नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।